Hello student, today we will discuss about the integrated rate expression for first order reaction. In previous video you have studied about the integrated rate expression for zero order reaction. आपने zero order reaction के बारे में पढ़ा था. अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इससे बनकर के आएगा. तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो वही है कि हम एक सिंपल रिएक्शन को ले लें. जनरल रिएक्शन, कंसीडर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. कंसीडर ए जनरल रिएक्शन. अब आर मान लीजिए कि हम कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट आर का, तो इसमें भी हम रेट फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे. रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर टू दी पावर 1. यहाँ पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उसके पावर के रूप में हमें 1 लेना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लीजिए. दिस इज ए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है. ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे. Rearranging the above equation, rearranging the equation first equation को rearrange कर लीजिए. dt इधर ले जाइए, r इधर पर लेके आइए. dr अपॉन r इज इक्वल टू k dt. इसी तरह से माइनस साइन को भी उधर हम पहुंचा सकते हैं, तो ये माइनस साइन इधर लेके आ जाएंगे. अब ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. इस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट कीजिए. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड ही इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इक्वेशन सेकेंड को दोनों साइड ही इंटीग्रेट कीजिए. तो इंटीग्रेटिंग कर देंगे यहां पर डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी. माइनस साइन के साथ रहेगा के डी टी. इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पर एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स. यदि डी एक्स अपॉन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग एक्स. हमारा यहाँ पर भी सेम वैल्यू बन रही है, डी आर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा ln r. हम यहाँ पर नेचुरल लॉग लेंगे. नेचुरल लॉग के बाद इसको जो है बेस 10 के लॉग में यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा. इसी तरह से माइनस तो माइनस रहेगा, k का इंटीग्रेशन k ही रहेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है. dt का हो जाएगा t, और साथ में यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मिलेगा. तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर इसको ले लें थर्ड. अब सबसे पहला काम यह है कि हमें यहाँ पर c का वैल्यू फाइंड करना है. c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, द वैल्यू ऑफ c ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन. इसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेंगे. लेट जो इनिशियल कंसंट्रेशन है मीन्स r इज इक्वल टू रख लेंगे r0 और t इज इक्वल टू रख लेंगे 0. ये दोनों का वैल्यू r का और t का इस इक्वेशन थर्ड में रखेंगे. पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड. इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए r और t का. तो ln r की जगह पर हो जाएगा r0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी. मीन्स c इज इक्वल टू हो गया ln r0. तो ये वैल्यू आपको c का मिल गया. अब इस c की वैल्यू को हमें फिर से क्या करना होगा, दोबारा से इक्वेशन नंबर थर्ड में फिर रख देंगे. तो ये आ जाएगा यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ c इन इक्वेशन नंबर थर्ड. इसको फिर से थर्ड में रख दीजिए. थर्ड में रखने पर ln r तो ln r ही रहेगा, नेचुरल लॉग है, इज इक्वल टू माइनस के टी
और प्लस ln r0, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे सी की जगह पर। इक्वेशन नंबर 3 में है सी की जगह पर ये वैल्यू ln r0, नेचुरल लॉग इनटू इनिशियल, नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेंगे, ln r0 को इस तरफ लेकर के आएंगे या ln r को हम राइट हैंड साइड में लेकर के जाएं। अभी देखें, kt को इधर ले आइए, इसको उधर लेकर के जाइए। kt इज इक्वल टू ln r0 माइनस ln r। अब एक फॉर्मूला होता है log a प्लस माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। इस फॉर्मूले का यूज करना है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो यहाँ पर यदि हम जैसे k इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/t ln r0 अपॉन r। ये इस फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज कर दिया। अब ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2.303। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303/t log r0 अपॉन r। इस इक्वेशन का यूज करके हम रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। 2.303/t log r0 अपॉन r, दिस इज द इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो जाएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, r0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, r जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t टाइम, t समय के बाद कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बचा, कितना कंज्यूम हुआ वो नहीं है। जो रिएक्टेंट का हमने कंसंट्रेशन मान लीजिए इनिशियल लिया 1 मोल, उसमें से 0.2 मोल कंज्यूम हो गया तो बचेगा कितना 0.8 मोल। वो 0.8 मोल यहाँ पर रखना है r की जगह पर, और r0 हो जाएगा जैसे 1 मोल। इस तरह से हम वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे। जैसे यदि अल्टरनेटिव फॉर्म में यदि हम इसे देखें तो अल्टरनेटिव फॉर्म में इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इन अल्टरनेटिव फॉर्म जैसे r है, r कन्वर्टेड इनटू p। इनिशियल यदि हम देखेंगे तो इनिशियल मान लीजिए कंसंट्रेशन लिया a और उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है 0, और यहाँ पर टाइम का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0 होगा। लेकिन एट t टाइम, t समय पर कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ आवर्स गुजरने के बाद फॉर कंसीडर कि x मोल ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो द लेफ्ट कंसंट्रेशन इज a माइनस x, ये हो जाएगा x। अब हम इसमें रखेंगे इस वैल्यू को, तो k इज इक्वल टू 2.303/t log, इनिशियल तो लिया हुआ है a अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी a माइनस x। ये यहाँ पर रखना है इस तरह से। तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिव फॉर्म में। इसको हम यदि प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे वहाँ पर इनिशियल प्रेशर a की जगह पर और a माइनस एक्स की जगह पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ a, मतलब जो भी रिएक्टेंट होगा एट t टाइम, तो थोड़ा इक्वेशन वहाँ पर भी चेंज होगा। अभी इसी इक्वेशन को यदि हमें, इसका सिग्निफिकेंस ये है, एक तो इससे हम ऑर्डर ऑफ ऑल रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओबे दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। और जितने भी रिएक्शंस रेडियो एक्टिव डीके हैं, मतलब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, उनमें अल्फा, बीटा या गामा का ऑल स्पॉन्टेनियस डीके या ऑल रेडियो एक्टिव डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो कहीं पर भी यदि आता है इस तरह से हम उसमें जनरली लगा सकते हैं यदि रेडियो एक्टिव डीके है, या फिर क्वेश्चन में कभी क्या होता है k का वैल्यू दिया रहता है, तो k का वैल्यू यदि सेकंड इनवर्स है, टाइम इनवर्स में है, टाइम इनवर्स का मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
तब भी वहाँ पर आपको नहीं बताया जाएगा कि ये किस ऑर्डर की है, लेकिन आप रेट कांस्टेंट देख करके, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है या जीरो ऑर्डर का है। तो हमारे सिलेबस में 2 ही ऑर्डर हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। यदि जो वैल्यूज़ हैं हम इनका यदि ग्राफ लें, ग्राफ इस तरह से ले लें, एक तो टाइम और कंसंट्रेशन, और मान लीजिए कि हमें के की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, तब तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे यदि हम यहाँ पर लॉग आर और टाइम इसके बीच में यदि ग्राफ लेते हैं, तो टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट जो है इसका कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता जाता है। मीन्स यहाँ पर यदि इनिशियल वैल्यू है आर नॉट है, किस तरह से ये हमें ग्राफ मिल जाएगा, ये यहाँ पर होगा, सॉरी लॉग आर नॉट लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये आर नॉट से भी काम चलेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। यदि लॉग आर नॉट लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग आर नॉट एक इंटरसेप्ट के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। दिस इज ए इंटरसेप्ट, मैक्सिमम कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ऐसे टाइम के साथ जाएंगे। हम यदि इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो इसके स्लोप का वैल्यू होता है, स्लोप इज इक्वल टू -2 माइनस के बाई 2.303। स्लोप फाइंड कर लेंगे, दो जगह पर जो है लाइन ड्रॉ करके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो स्लोप की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, k अपॉन 2.303। यहाँ से आप k इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, यदि ग्राफ पर वैल्यूज वो दी गई हैं। मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, ये आपको यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि हमने सेम ग्राफ इसके साथ लिया log r नॉट अपॉन r, तो यहाँ तो log 1 अपॉन r के बराबर है। मीन्स टाइम के साथ क्या होगा, 1 अपॉन r की वैल्यू तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा, इस तरह से आएगा ये ग्राफ, तब स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन 2.303। ये यदि हमने कंसंट्रेशन लॉग आर नॉट अपॉन आर और टाइम के बीच में यदि यहाँ पर ग्राफ लिया है तो k अपॉन 2.303, अदरवाइज यदि लॉग आर और इसके बीच में ले रहे हैं तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303। इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम, क्योंकि यहाँ पर यदि हम जो हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला है उसको यदि अरेंज कर ले तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के रूप में रहती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इससे हम स्लोप इजिली कैलकुलेट करके k का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए हमें फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन है, उसके लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे गैस फेज यदि हम रिएक्शन ले लें, इसके लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिया A, ये गैस है, टू फॉर्म B प्लस C, ये भी सभी यहाँ पर गैस के रूप में यहाँ पर प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन हो रहा है। लेट PI इज द इनिशियल प्रेशर, जैसे PI है इनिशियल प्रेशर है, और वहीं पर हम जो PT लेंगे, PT इज द टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर। अब यदि इसके लिए और साथ में PA, PB, PC आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B एंड C, तो यदि टोटल प्रेशर यदि देखा जाए वैसे ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C हो जाएगा, ये टोटल प्रेशर। और यदि हम इससे कैलकुलेट करना चाहें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्टेंट, तो हमें यहाँ पर लेना होगा K is equal to 2.303 by T log। अभी इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह पर रखेंगे इनिशियल प्रेशर, ये हो जाएगा PI अपॉन लेफ्ट जो कंसंट्रेशन होता है आफ्टर T समय के बाद, ये हो जाएगा मीन्स इसका पार्शियल प्रेशर PA, तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू PA, मीन्स PI अपॉन PA। पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है तो उसके लिए हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। अब टोटल प्रेशर किस तरह से आ जाएगा, जैसे हम इसी रिएक्शन को यदि थोड़ा सा आगे बढ़ा करके लिखेंगे, जैसे A
B प्लस C है ये इनिशियली यदि लेंगे तो टोटल प्रेशर मान लीजिए कि हमने लिया PI इज द इनिशियल प्रेशर, PI ATM में हो सकता है, बार में हो सकता है। उस समय पर तो इनका प्रेशर कितना होगा 0 when T इज इक्वल टू 0 एट T टाइम। T समय पर मान लीजिए कि यहाँ से X मोल या जो प्रेशर है वो क्या हुआ, X मोल प्रेशर वहां पर कंज्यूम हो गया टू फॉर्म प्रोडक्ट B एंड C। इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा X ATM यदि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर बचेगा PI माइनस X। 1 मोल से 1 मोल B प्लस 1 मोल C मीन्स X ATM से X ATM B और X ATM C के इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम यदि रिएक्शन में टोटल प्रेशर को मेजर करते हैं, नाउ PT इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, सभी का सम कर देंगे तो ये हो जाएगा PI माइनस X प्लस X प्लस X, इसके इक्वल हो जाएगा टोटल प्रेशर। और यदि आप यहां से कैलकुलेट करेंगे माइनस X है, एक X कट जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा PI प्लस X। तो ये तो निकल आया हमारा टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर में से हम X का यदि वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे तो X इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं PT माइनस PI। ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ जैसे B या C या कितना ATM प्रेशर जो है यहाँ रिड्यूस हुआ है। इसके बाद अभी हमें मान लीजिए कि PA फाइंड करना है, तो PA फाइंड करने के लिए देखिए PA का वैल्यू कितना दिया गया है, A का PI माइनस X, इसी में हम ये वैल्यू X की वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो PA इज इक्वल टू ये दिया गया है A का मीन्स PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B और C ये दोनों XX है, A का है PI माइनस X, ये X का वैल्यू उठा करके यहाँ रख दे तो PI माइनस PT माइनस PI ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा PI माइनस PT प्लस PI कंबाइन हो जाएगा 2PI माइनस PT, तो ये हो गया P। अभी आप यहाँ पर यदि K का वैल्यू रखना चाहेंगे तो 2.303 बाई T log PI इनिशियल प्रेशर अपॉन 2PI माइनस PT। यहाँ पर था PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखा हुआ था, तो PA की जगह पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है अभी 2PI माइनस PT इस तरह से। तो ये जो रिलेशनशिप है जनरली जो रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट मान लीजिए एक से ज़्यादा है तो थोड़ा अलग होगा, प्रोडक्ट यदि अलग है तो यहाँ पर ये टोटल प्रेशर, क्योंकि यदि यहाँ पर सिर्फ B होता तब ये तो PI माइनस X प्लस X इज इक्वल टू बचता सिर्फ PI के इक्वल। तो जो गैसियस फेज में आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, इट डिपेंड ऑन द रिएक्शन, ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह से है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे है, तभी ये होगा। यदि रिएक्शन इस तरह से दिया गया है जिसमें 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में कंबाइन हो रहा है, तब आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज रिएक्शन का जो पैटर्न होगा, रिलेशनशिप होगा, वो थोड़ा चेंज होता रहता है। तो इसका भी कहीं पर आपको यूज करने को मिल सकता है, तो उसको यूज कीजिए। गैसियस फेज के लिए होगा ये। नाउ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। तो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ जैसे कि आप जानते हैं आधी जिंदगी। तो आधी जिंदगी का मतलब क्या है, जैसे यदि किसी की उम्र यदि 60 ईयर्स है, मीन्स 30 ईयर्स उसके कंप्लीट हो जाए तो वो हाफ लाइफ उसकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो हाफ लाइफ में ये सोचिए कि जितना उसने एफिशिएंटली वर्क 30 ईयर्स तक किया, क्या वह सेम एफिशिएंसी के साथ 30 ईयर्स के बाद भी वर्क कर पाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
मतलब जैसे कोई वर्क को करने में हो सकता है कि पहले जो है कम समय लगता हो, लेकिन 30 ईयर्स के बाद उसी वर्क को करने में ज़्यादा समय लगने लगा। तो इस तरह से ये सेम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हाफ लाइफ को लेंगे, द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मींस 50% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। वो टाइम जहाँ पर रिएक्शन या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50% कंज्यूम हो जाता है और 50% बचा रहता है, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। मीन्स उसका आधा जिंदगी हाफ लाइफ हो गया। तो हाफ लाइफ में फाइंड करते समय जो के का वैल्यू होगा, वैसे तो कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट है, लेकिन जो स्पीड ऑफ रिएक्शन रेट फाइंड करेंगे वो अलग अलग समय पर जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग मिलती है। मींस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंस्टेंटेनियस यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग मिलेगा। तो इस तरह से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन का। तो हमें यहाँ पर दो ही रिएक्शन पढ़ना है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले तो जनरल है, कंसीडर रिएक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से K इज इक्वल टू फाइंड किया है। K इज इक्वल टू क्या फाइंड किया है, आर नॉट माइनस R अपॉन T। ये इक्वेशन इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है K फाइंड करने के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हमें हाफ लाइफ फाइंड करना है, इस फाइंड करना है T हाफ, ये फाइंड करना है। T को इधर लेकर के आएंगे, T इज इक्वल टू आर नॉट माइनस R अपॉन K। इसमें वैल्यू रख देंगे, T इज इक्वल टू T हाफ। उस समय पर जो R बचेगा, R कितना होगा, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हाफ मतलब इनिशियल है R नॉट, R इज इक्वल टू आप रखेंगे R नॉट बाई 2, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो T हाफ इज इक्वल टू R नॉट माइनस R नॉट बाई 2K। आर नॉट माइनस आर, के को इधर लेकर के आ सकते हैं, या ये एक्सप्रेस हो जाएगा बाई के। ये वैल्यू हो जाएगी, आर की जगह पर रख दीजिए आर नॉट बाई 2। तो यहाँ थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर हो जाएगा ये 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2K। 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर आंसर मिल जाएगा आर नॉट T हाफ इज इक्वल टू 2 आर में से एक आर को माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ आर नॉट बाई 2K। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। T हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2K मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। तो यहां से आप देख सकते हैं जो T हाफ है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वे होती हैं विच डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती हैं। लेकिन हाफ लाइफ यदि होगा जीरो ऑर्डर के लिए तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोसीजर सेम ही है। हमें मतलब जहां पर R है मीन्स R एट टाइम T जो होता है वहां पर हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू रखना है। तो जैसे कंसीडर ए रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, इसके लिए यदि हम T इज इक्वल टू फाइंड करते हैं तो 2.303 बाई K लॉग R नॉट अपॉन R।
ये इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन मेथड में। यहाँ पर t है, k है, ये r है। t की जगह पर t हाफ रखना है और r की जगह पर ये रखना है आपको r0/2। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 2.303/k log r0 अपॉन r की जगह r0/2। r0/2 मतलब इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हैं ऊपर में। r0 से r0 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ जाएगी t हाफ इज इक्वल टू 2.303/k log 2। log 2 का वैल्यू रख दीजिए। log 2 की वैल्यू होती है 0. log 2 इज इक्वल टू 0.3010। हम इसमें ये वैल्यू रख देंगे log 2 की जगह पर। t हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303/k इंटू 0.3010। मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा ये मिल जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। ये होगा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। और यहां से देखें तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी प्रकार के कंसंट्रेशन पर इसमें कोई कंसंट्रेशन का यूज नहीं किया गया है। यहाँ तो सीधे सीधे यदि आपको रेट कांस्टेंट मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो आप उसका हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। तो हाफ लाइफ यहाँ पर देखिए ना तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर है ना ही किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। इट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो हाफ लाइफ है। कभी मान लीजिए दूसरा लाइफ पूछा, 1/3 पूछा, 2/3 पूछ लिया, 3/4 लाइफ पूछ लिया, तो भी हम यहाँ पर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यदि 1/3 पता करना है, मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द रिएक्शन। 1/3 कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी? परसेंट भी निकाल सकते हैं, 30%, 20%, 10%, 5%, 80%, 90%, कोई भी हम फाइंड कर सकते हैं कितना टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यदि हमें 1/3 कंप्लीट फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 1/3। अभी जैसे हाफ लाइफ लिया था r0, मान लीजिए कि लेट r0 इज इक्वल टू a और r इज इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट कंसंट्रेशन, मीन्स 1/3 तो क्या हो गया यहाँ पर कंज्यूम हो गया, तो कितना बचेगा a माइनस a का a/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे a माइनस a/3, इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद में 3 माइनस a मीन्स 2a/3। ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तब t 1/3 इज इक्वल टू 2.303/k log r0 की जगह a रख दीजिए और r की जगह पर 2a/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे a कैंसिल, log 3/2। तो log 3/2 का वैल्यू रख देंगे। इस तरह से आप 1/3 फाइंड कर सकते हैं। तो 1/3 2.303/k log 3/2। log 3/2 का वैल्यू रखने से आप 1/3 मिल जाएगा। यदि इसी में हम कहें कि 3/4 ऑफ द रिएक्शन यदि हमें चाहिए है, 1/3 की जगह पर 3/4 फाइंड करना है। 3/4 मतलब है लगभग 75%, कितने में कंप्लीट हो जाएगा? तो आप यहाँ पर t इज इक्वल टू 3/4 रखेंगे, r0 तो यही रहेगा और इसको 3/4 यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। 3/4 का मतलब है कि a में से
3/4 पार्ट क्या हो जाएगा, ये कंज्यूम हो जाएगा। 3/4a, 4a माइनस 3a मीन्स a बाई बचेगा यहाँ पर 4। ये वैल्यू रख दीजिए, a बाई 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा log का वैल्यू log 4। तो ये टाइम पीरियड निकल आया। जैसे 3/4 ऑफ द रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम log 4 का वैल्यू रख देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि ये 3/4 रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। तो कोई भी रिएक्शन कितने भी परसेंट, हम इसी तरह से परसेंट में भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर R0 इज इक्वल टू 100 रख लीजिए और 100 में से कितना परसेंट कंज्यूम हो गया है वो माइनस कर देने से यहाँ पर R का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 75% कैलकुलेट करना है तो 100 और 100 माइनस 75 मीन्स बचा 25, 100/25 log 4 आ जाएगा ये। तो सेम तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। मीन्स इसी रिएक्शन के यदि वो बोल दें इसी को कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अब हमको k का वैल्यू मालूम होगा, वैल्यू रख करके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। nth फ्रैक्शन के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई भी ऑर्डर के लिए, मतलब कितना भी हम टाइम पीरियड कैलकुलेट यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अब हम यदि ग्राफिकली इनको समझें तो ग्राफिक्स के माध्यम से यदि हम ये जीरो ऑर्डर के लिए यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसके बीच में यदि ग्राफ लेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ इस तरह से होगा, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन यदि हम यही ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए यदि फाइंड करना चाहें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तब क्या होगा, यहाँ तो हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, इस पर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन कितना भी इंक्रीज डिक्रीज कीजिए हाफ लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स हाफ लाइफ जो होगी इसका कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जबकि जीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन बनेगा बीचों बीच में दोनों के, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये नहीं होता है। तो हमने जैसे बताया आपको कि रेडियो एक्टिव डिके सभी के सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। उसके लिए रिएक्शन थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे ऑल रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इंटीग्रेटेड फॉर्म। इसकी जगह पर के की जगह पर आप लैम्डा रख सकते हैं, R0 की जगह पर N0 मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल एटम्स, और R की जगह पर N का वैल्यू रख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन मतलब जो है रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है लैम्डा। ये लैम्डा इसको डिके कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लैम्डा इज ए डिके कांस्टेंट। ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए सेम इक्वेशन में 2.303/T log N0/N। इस फॉर्मूले से भी आप इसकी जगह पर इन टर्म्स का भी, इन सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ, डिके कांस्टेंट, एवरेज लाइफ, जो भी फाइंड करना है सभी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो एवरेज लाइफ कैलकुलेट करना होता है, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू होता है average life denoted by tau. Tau is the symbol for average life. Tau is equal to 1/λ means 1/k। k भी रख सकते हैं, लैम्डा भी रख सकते हैं। तो 1/k रखेंगे, इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्योंकि होल ऑफ द सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के केस में भी देखा जाए तो दे नेवर डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली, कभी भी पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन इज इन्फिनिटी। हम कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन के लिए टाइम निकालना है तो फिर वह इन्फिनिटी होगा।
मीन्स द टर्म जो एवरेज लाइफ है, हम इसलिए यहाँ पर इसको यूज करते हैं एवरेज लाइफ। और जैसे जैसे रेडियो एक्टिव डीके फास्ट होगा उसका एवरेज लाइफ कम होगा। इसका मतलब है कि हम यदि जैसे जैसे कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो एवरेज लाइफ कम, इसलिए उसका इन्वर्स लिया हुआ है टाउ इज इक्वल टू 1/λ मीन्स डीके कांस्टेंट। तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।